नमस्कार दोस्तों, आरती स्टडी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी इससे पहले जो वीडियो थी राजस्थान के दुर्ग, वो किसी कारणवश YouTube से डिलीट हो गई है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसका नाम हमें चित्रकूट भी मिलता है, चित्रकूट भी मिलता है। इसे त्याग व बलिदान का प्रतीक भी कहा जाता है। त्याग व बलिदान का प्रतीक, त्याग व बलिदान का प्रतीक भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और खिजराबाद भी इसका नाम रखा गया, खिजराबाद। और क्या नाम रखे गए दोस्तों? दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। इसके बाद दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर। और सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 शाखे हुए थे। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग, सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों, और इसे हो गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ये कहाँ पर है। मेसा के पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। ये मेसा के पठार पर बना हुआ है, जो समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 1850 फीट की ऊंचाई पर है। मेसा के पठार पर बना हुआ है। गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है, गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर, बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल की आकृति का है। किसकी आकृति का है? ब्लू व्हेल की आकृति का है। और दोस्तों, एकमात्र राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, जिसमें खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ठीक है। क्या है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट? और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चलिए इसको लिविंग फोर्ट। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है? दूसरा लिविंग फोर्ट है वो है सोनारगढ़। कौन सा है? सोनारगढ़। और सोनारगढ़ कहाँ पर है? सोनारगढ़ है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब इसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है, निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक, मौर्य शासक
चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में करवाया। 7वीं सदी में करवाया। इस बात का उल्लेख मिलता है कुमारपाल प्रबंधन उल्लेख में। कुमारपाल प्रबंधन में उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया 7वीं शताब्दी में। ये देखिए दोस्तों, इसने जब निर्माण करवाया तो इसका नाम रखा गया चित्रकूट। चित्रकूट। और ये धीरे धीरे चित्रकूट नाम ही क्या हुआ, इस नाम का अपभ्रंश हुआ और क्या नाम पड़ गया इसका, चित्तौड़गढ़ पड़ गया। क्या पड़ गया, चित्तौड़गढ़ पड़ गया। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चित्तौड़गढ़ का जो अंतिम शासक था, अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक, मौर्य शासक ये था मान मौर्य। मान मौर्य, मान मौर्य, जिसको 634 ईस्वी में बप्पा रावल, बप्पा रावल या कालभोज, कालभोज ने मान मौर्य को हराकर यह दुर्ग छीन लिया था। यह दुर्ग छीन लिया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके कई नाम है, चित्रकूट, त्याग व बलिदान का प्रतीक, राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, दक्षिण पूर्वी का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और यहाँ पर एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां खेती की जाती है, सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग भी है, ब्लू व्हेल की आकृति का है, गंभीरी व बिडस नदी के संगम पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है, जो कि 1850 फीट है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचाई है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, 7वीं सदी में करवाया था। इसका उल्लेख मिलता है कुमारपाल प्रबंधन में। और जब निर्माण करवाया था इसका नाम चित्रकूट रखा गया। बाद में इस ये नाम अपभ्रंश होकर चित्तौड़गढ़ पड़ गया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो चित्तौड़गढ़ का अंतिम मौर्य शासक था वो मान मौर्य था, जिसको 634 ईस्वी में बप्पा रावल या काल भोज ने हराकर यह दुर्ग छीन लिया था। यह दुर्ग छीन लिया था। दोस्तों, यहां पर प्रथम आक्रमणकारी, प्रथम आक्रमणकारी कौन था? अफगान का सूबेदार मामू था। अफगान का सूबेदार मामू, अफगान का सूबेदार मामू यहां का क्या था? प्रथम आक्रमणकारी था। दोस्तों, इसकी लंबाई, इस दुर्ग की लंबाई 8 किलोमीटर है। इस दुर्ग की जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर है और चौड़ाई है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। कितनी है? 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। देखिए, इस दुर्ग की जो लंबाई है वो है 8 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो है 2 किलोमीटर। अब आगे हम पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ मंदिर है उनकी बात कर लेते हैं, जैसे मीरा मंदिर। मीरा मंदिर ये मूलतः कृष्ण मंदिर है, मूलतः कृष्ण मंदिर है। किसने बनवाया था? राणा सांगा द्वारा बनवाया गया, राणा सांगा ने बनवाया था। इसके बाद दोस्तों कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, इसे ही वराह मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वराह मंदिर कहा जाता है। दोस्तों एक वराह मंदिर पुष्कर में भी है, पुष्कर अजमेर में भी एक वराह मंदिर है। इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद बात करते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसे इसका जो निर्माण है वो राजा भोज द्वारा करवाया गया। राजा भोज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका पुनर्निर्माण इसका जो पुनर्निर्माण है वो राणा मोक्कल के द्वारा करवाया गया। राणा मोक्कल द्वारा करवाया गया। राणा मोक्कल द्वारा करवाया गया। इसको दोस्तों समीदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। समीदेश्वर मंदिर, और इसे मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। मोक्कल मंदिर, क्या कहा जाता है? मोक्कल मंदिर, मोक्कल मंदिर। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, ये जो मंदिर है कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, ये कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अब इसके बाद दोस्तों कालिका माता मंदिर। कालिका मंदिर ये मूलतः सूर्य मंदिर है दोस्तों। क्या है? सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया। बनवीर द्वारा, इसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फिर श्रृंगार चंवरी। श्रृंगार चंवरी, ये जो श्रृंगार चंवरी है ये जैन मंदिर है। जैन मंदिर है, लेकिन इसका निर्माण वेलका ने करवाया था। वेलका द्वारा करवाया गया। ये जो श्रृंगार चंवरी है इसका निर्माण वेलका द्वारा करवाया गया। और ये वेलका कौन थे? ये थे, वेलका कौन था? ये था कुंभा के कोष अधिपति का पुत्र। कुंभा के कोष अधिपति का पुत्र था। कौन था? कुंभा के
कोष अधिपति का पुत्र था। इसके बाद नवकोटा भंडार, नवकोटा भंडार, ये एक लघु दुर्ग है दोस्तों। क्या है? लघु दुर्ग, जिसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बनवीर द्वारा करवाया गया। अब इसके बाद तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण भी बनवीर द्वारा करवाया गया। बनवीर द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बनवीर द्वारा करवाया गया। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। मीरा मंदिर जो मूलतः कृष्ण मंदिर है, राणा सांगा द्वारा निर्माण करवाया गया। कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे वराह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो राजा भोज ने निर्माण करवाया। इसके बाद इसका जो पुनर्निर्माण है वो है राणा मोकल द्वारा करवाया गया। इसे समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और मोकल मंदिर भी कहा जाता है। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। कालिका माता मंदिर, जो मूलतः क्या है? सूर्य मंदिर है। किसने बनवाया? बनवीर ने बनवाया। श्रृंगार चमरी, श्रृंगार चमरी एक जैन मंदिर है, वेलका द्वारा बनवाया गया। वेलका कौन था? कुंभा की कोष अधिपति का पुत्र था। इसके बाद तुलजा भवानी मंदिर बनवीर द्वारा बनवाया गया। और नवकोटा भंडार, जो कि लघु दुर्ग है, वो भी बनवीर द्वारा बनवाया गया। दोस्तों लघु दुर्ग क्या होता है? मान लीजिए ये कोई दुर्ग है, इस दुर्ग की सुरक्षात्मक यानी सुरक्षा के लिए एक छोटा दुर्ग बना दिया जाता है, जिसे लघु दुर्ग कहा जाता है। लघु दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु दुर्ग। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ और बच गए हैं उनकी। देखिए कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो कि आपने विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कैसे लिख दिया। दोस्तों ये जो कीर्ति स्तंभ है, इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है जैन कीर्ति स्तंभ, इसे भी कीर्ति स्तंभ ही कहा जाता है। ये 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है। 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला है। और ये 7 मंजिला है, जो कि सिर्फ 65 फीट ऊंचा है। देखिए दोस्तों, ये किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने मालवा के युद्ध के बाद विजय प्राप्त कर यहाँ पर इसका निर्माण, विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था बघेरवाल, बघेरवाल महाजन, बघेरवाल महाजन सनाया। ये जो बघेरवाल महाजन सनाया था, इसका पुत्र था, पुत्र व्यापारी जिजाक, जिसे जिजा या जिजाक कहा जाता है, जिजाक द्वारा बनवाया गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए, ये जो विजय स्तंभ है, इस पर कीर्ति प्रशस्ति लिखी हुई है। कीर्ति प्रशस्ति, एक प्रशस्ति है जिसे कीर्ति प्रशस्ति कहा जाता है। कीर्ति प्रशस्ति कहां पर है? विजय स्तंभ पर लगी हुई है। और ये कौन सी भाषा में है? मेवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में लिखी हुई है, मेवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। और इसके जो शिल्पी थे वो थे जेता नाथा पामा
पूंजा। जेता, नाथा, पामा, पूंजा, ये क्या थे? शिल्पी थे। शिल्पी जेता, शिल्पी जेता था और इसके सहायक थे जो वो थे नाथा, पामा, पूंजा। दोनों समझ में आ गए दोस्तों? इसलिए मैंने एक साथ लिखे थे ताकि आप कंफ्यूज मत हो कि कीर्ति प्रशस्ति है वो कहां पर है? विजय स्तंभ पर है, ना कि जैन कीर्ति स्तंभ पर। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, यहां पर कुछ अन्य स्थान भी है, जैसे फतेह प्रकाश महल। फतेह है प्रकाश महल। ये जो फतेह प्रकाश महल है, इसका निर्माण फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वर्तमान में यह एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। वर्तमान में यह संग्रहालय में तब्दील है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर कुछ तालाब हैं। हाथी सागर तालाब, हाथी सागर तालाब, रतनलेश्वर तालाब, रतनलेश्वर तालाब। ये जो रतनलेश्वर तालाब है, इसका निर्माण है वो रावल रतन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? रावल रतन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। रावल रतन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद भीमलत कुंड, भीमलत कुंड और झालीबाव बावड़ी, झालीबाव बावड़ी। और इसके बाद कुंभ सागर तालाब, कुंभ सागर तालाब। हो गए दोस्तों? फतेह प्रकाश महल जो फतेह सिंह द्वारा बनवाया गया, जो वर्तमान में क्या है, एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। हाथी सागर तालाब यहीं पे है, रतनलेश्वर तालाब यहीं पे है, रावल रतन सिंह के द्वारा बनवाया गया। भीमलत कुंड यहीं पे है, झालीबाव बावड़ी यहीं पे है और कुंभ सागर तालाब है वो भी यहीं पे है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं, यहां पर सर्वाधिक शाखों वाला इसे कहा जाता है, सर्वाधिक शाखों वाला इसे दुर्ग कहा जाता है। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग इसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पहले शाखा क्या होता है? शाखा, शाखा होता है दोस्तों, मान लीजिए चित्तौड़गढ़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब रावल रतन सिंह ने केसरिया पगड़ी यानी केसरिया रंग का कपड़ा पूरे शरीर पर लपेटकर या पगड़ी पहनकर करो, या देखो ऐसे, मतलब इनको निश्चित पता था कि हम जीत नहीं सकते अलाउद्दीन खिलजी से, लेकिन हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि राजपूताना खून था, हार कहां मानने को तैयार था। तो दोस्तों इन्होंने केसरिया बांधकर लड़ना प्रारंभ किया, और जो यहाँ की रानियां थी, रानियों ने जौहर किया। जौहर जैसे अग्निकुंड, अग्नि जौहर होता है, जैसे अग्निकुंड में हवन वगैरह वगैरह करके उसके बाद उसमें छलांग लगा देते थे। देखिए दोस्तों, साका होता है जो जौहर, जो कि रानियां करती हैं, और केसरिया जो कि पुरुष करते हैं, केसरिया पुरुष करते हैं। राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का पहला साका, पहला साका हुआ था 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? रणथंभौर में हुआ था, रणथंभौर
रणथंभौर में, रणथंभौर में हुआ था। ये रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर। यहां पर दोस्तों केसरिया किया गया था राजा हमीर के द्वारा, राजा हमीर के द्वारा। वह जौहर किया गया रानी रंगदेवी के द्वारा, रानी रंगदेवी द्वारा जौहर किया गया। किसके द्वारा किया गया? रानी रंगदेवी द्वारा। कि राजा हमीर यहाँ पर क्या करते हैं? केसरिया करते हैं, और रानी रंगदेवी अन्य रानियों के साथ मिलकर क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। अब बात करते हैं दोस्तों पहला साका, चित्तौड़गढ़ का पहला साका। यहाँ पर दोस्तों आक्रमणकारी था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर कौन था? आक्रमणकारी था। पहला साका, पहला साका यहां पर केसरिया कौन करेंगे? रावल रतन सिंह। कौन करेंगे? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह यहां पर क्या कर लेते हैं? केसरिया कर लेते हैं, और जौहर करती है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी, आक्रमणकारी था वही अलाउद्दीन खिलजी। पहले वह रणथंभौर पर आक्रमण करता है, उसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। कब की बात है? 1303 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1303 ईस्वी की बात है। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। खिजराबाद कर दिया था, और साथ में कत्ले आम के आदेश दे दिए गए। कत्ले आम का आदेश दिया। पहला साका हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अगले साके की, दूसरा साका। दूसरा साका, दूसरा साका होता है दोस्तों, दूसरा साका होता है 1533-34 ईस्वी में। 1533-34 ईस्वी में होता है। यहां पर आक्रमणकारी, आक्रमणकारी था, वो था गुजरात का शासक, गुजरात शासक बहादुर सिंह। गुजरात शासक बहादुर सिंह। यहां पर आक्रमणकारी गुजरात शासक बहादुर सिंह था। और यहां पर केसरिया कौन करते हैं? केसरिया, केसरिया करते हैं देवलिया के ठाकुर। कि गुजरात का शासक बहादुर तो बहुत था, लेकिन सामने कौन आ जाते हैं? देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह, यानी बाघ आ जाता है। देवलिया के ठाकुर बाघ, देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह। और यहां पर जो जौहर होता है वो होता है कर्मावती के नेतृत्व में। जौहर कर्मावती के नेतृत्व में। जब गुजरात का शासक बहादुर शाह यहां पर क्या करते हैं? आक्रमण करता है, तब कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, हुमायूं को राखी भेजती है, हुमायूं को राखी भेजती है। लेकिन हुमायूं वक्त पर मदद नहीं कर पाता है, वक्त पर मदद नहीं कर पाता, और ये साका हो जाता है। अब देखिए दोस्तों तीसरा साका, तीसरा
साका कब होता है? 1567-68 ईस्वी में। 1567-68 ईस्वी में तीसरा साका होता है। आक्रमणकारी कौन है यहाँ पर? आक्रमणकारी दोस्तों ये जो दूसरा साका होता है 1533-34, तो यहाँ पर जो शासक था वो विक्रमादित्य के समय का था। विक्रमादित्य, ये जो बात है वो विक्रमादित्य के समय की है। शासक कौन था? विक्रमादित्य। साका तीसरा साका होता है वो 1567-68 ईस्वी में होता है। आक्रमणकारी कौन था यहाँ पर? अकबर। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। यहाँ पर जैमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया, जैमल मेड़तिया पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया होता है। और यहां पर जो रानी है वो आक्रमणकारी अकबर था। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था, जिसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है दोस्तों। आक्रमणकारी अकबर था जिसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है। ये इसकी मृत्यु होती है वो 1605 ईस्वी में होती है, थोड़ा याद रखना। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गया था लेकिन सही है। जैमल मेड़तिया, जैमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया यहाँ पर क्या करते हैं? केसरिया, तीसरे साके की बात है, 1567-68 की बात है। यहाँ पर केसरिया करते हैं। क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और इसमें जो जौहर करती है, जौहर वो करती है फूल कंवर। फूल कंवर, फूल कंवर दोस्तों ये जो फत्ता सिसोदिया है, फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी और जैमल मेड़तिया की बहन थी। कौन थी? फत्ता सिसोदिया की पत्नी और जैमल मेड़तिया की बहन। ये फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, फत्ता सिंह सिसोदिया की पत्नी, और ये बहन थी जैमल मेड़तिया की। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान का पहला शाखा 1301 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? रणथंभौर में होता है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। किसके नेतृत्व में होता है? राजा हमीर व रानी रंग देवी के नेतृत्व में। यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से कहाँ जाता है? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। वहां पर रावल रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में क्या होता है? साका होता है। 1303 ईस्वी की बात है। आक्रमणकारी कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी हो गया। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। कत्लेआम के आदेश दे दिए गए थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकंड शाखा तो 1533-34 ईस्वी में हुआ था। विक्रमादित्य के समय की बात है। आक्रमणकारी कौन होगा? गुजरात का शासक बहादुर शाह। और केसरिया कौन करते हैं? देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह। बहादुर बहुत था गुजरात का शासक, लेकिन सामने कौन था? बाघ आ गया था। सामने कौन आ गया था? बाघ आ गया था। रानी कर्मावती यहाँ पर क्या करती है? जौहर करती है। ये हुमायूं को राखी भेजती है लेकिन समय पर मदद नहीं कर पाता। तीसरा साका 1567-68 ईस्वी में होता है। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया यहाँ पर केसरिया करते हैं। और ये जो फूल कंवर है, फूल कंवर क्या करती है? जौहर करती है। फूल कंवर क्या करती है? जौहर करती है। ये जो फूल कंवर है ये फत्ता सिसोदिया की पत्नी होती है और जैमल मेड़तिया की बहन होती है। अब आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रवेश द्वार की। मुख्य जो प्रवेश द्वार है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य प्रवेश द्वार जो कि चित्तौड़गढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार
दोस्तों रामपोल। आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद करने हैं ताकि आपको सरलता से। राम के भाई, राम के भाई लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल। फिर आता है हनुमान पोल। कौन सा आता है? हनुमान पोल। गणेश पोल, गणेश पोल। भैरव पोल। कौन सा है? भैरव पोल। कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गई। भैरव पोल, गणेश पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल और हनुमान पोल और पाडन पोल, पाडन पोल। इसके बाद जोड़ला पोल। कौन सा है? जोड़ला पोल। कितने हो गए दोस्तों? 7 हो गए। हाँ 7 ही है। ये भैरव पोल है दोस्तों, यहां पर जैमल मेड़तिया, जैमल मेड़तिया का स्मारक है और वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले भी देवता कहा जाता है, लक्ष्मण अवतार कहा जाता है। और वीर कल्लाजी को नागवंश, नागवंशी अवतार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पाटन पोल। पाटन पोल पर बाघ सिंह का स्मारक है। वीर बाघ सिंह का स्मारक कहां पर है? पाटन पोल पर है। पाटन पोल पर क्या है? बाघ सिंह का स्मारक है। इसके बाद फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया का जो स्मारक है वो है रामपोल पर। रामपोल पर फत्ताजी सिसोदिया, फत्ताजी सिसोदिया का स्मारक है। ये लीजिए दोस्तों, हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो विवरण था वो कंप्लीट हो गया है। कल हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग की। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।